हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज से हम आपके लिए लेकर के आए हैं साइंस का भी सीरीज। और आज हम आपके सामने भौतिकी का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लाए हैं। और उम्मीद यही है कि आपको एग्जाम में सवाल यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं ये बात आपको याद होगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा दर्पण इस्तेमाल करना होगा? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में ही वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो बनता है आभासी या काल्पनिक। चलिए अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये बात आपको बताना पड़ेगा। तो अभी बताए थे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अवतल दर्पण अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बात आपको बताना होगा। थोड़ा सा हम कलम की साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। चलिए सवाल यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, बताइए कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा हमेशा, भी बताए थे जस्ट आपको हम, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, लेकिन पार्श्विक उल्टा बनता है। समझे? समतल दर्पण कैसा बनता है? पार्श्विक उल्टा, दायां का बायां, बायां का दायां दिखेगा आपको समतल दर्पण में, ये होता है। चलिए अगले सवाल की ओर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब, मान लीजिए समतल है ये। तो इस समतल पे मान लीजिए ये आपतित किरण हो गया। तो ये आपतित किरण है, जब इस पे टकराएगा तो ये सीधे निकलेगा, इस तरह से परावर्तन के नियम का पालन करते हुए निकलेगा। और इस पर मान लीजिए अभिलंब डाल दी, तो ये निर्गत किरण ये है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको बताना है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक एवं छोटा। काल्पनिक एवं छोटा बनता है, तो ऑप्शन अपना ए आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये बात याद रखिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे बनाते हैं उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है। इधर की दूरी मान लीजिए एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर इधर की दूरी क्या होती है? इधर की दूरी होती है पॉजिटिव, इधर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और इधर की दूरी होती है ऋणात्मक। इधर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। तो यहाँ पे कहा है कि फोकस दूरी की बात, जब वस्तु से आपतित किरण यहाँ आएगा और टकरा करके वापस इधर लौट जाएगा, और ऐसा लगेगा कि इस बिंदु से आ रहा है। समझे? ऐसा महसूस होगा कि लगेगा कि इस बिंदु से यहाँ से आ रहा है। तो इस बिंदु से आ रहा है तो ये महसूस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं हम इसको? फोकस कहते हैं। और फोकस किधर है? एक्स अक्ष के धन दिशा की ओर है, इसीलिए फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। किसका? उत्तल दर्पण का। और अवतल दर्पण में यही उल्टा होता है, अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। सवाल यह है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस, कोई गोलीय दर्पण है, मान लीजिए हम बनाते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। और ये मान लीजिए है ध्रुव, और ये हो गया फोकस। फोकस को आपके द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकसांतर, यानी फोकस दूरी कहते हैं। समझे? फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को छोटी एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। फोकस दूरी कहिए चाहे फोकसांतर कहिए, एक ही बात है। आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि
वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस f में क्या संबंध होगा? वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है 2f, यानी कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? दोगुनी। ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ f बराबर निकालिएगा तो r/2 आएगा, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन अपना ए आंसर हो जाएगा, f बराबर r/2। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, बताइए किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कहां बनेगा? आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित मतलब होता है बड़ा। बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में बनता है काल्पनिक और सीधा, और समतल दर्पण में बनता है आपको वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, बताइए? काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समझे? उत्तल दर्पण में ज्यादा से ज्यादा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और ये बनता है हमेशा सीधा। उल्टा होता है वास्तविक। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा? किस दर्पण में हमेशा आभासी बनेगा और छोटा बनेगा? तभी बताए थे, आभासी और छोटा किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण में बनेगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, बताइए एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या के बारे में अभी जस्ट बताए थे, r बराबर होता है 2 इंटू एफ, 2, और फोकस दूरी दिया है 10। यहाँ रखिए 10 के मान से 10 दूनी हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया वक्रता त्रिज्या। तो ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। अगला सवाल है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में दर्पण के सामने रखी बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखी बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी चाहे दर्पण कोई भी हो, वस्तु की दूरी हमेशा किस में आएगा? वस्तु की दूरी हमेशा आएगा माइनस में। जैसे मान लीजिए हम रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं दर्पण, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, और यहाँ पर वस्तु टकराएगा, इसे न लौटेगा। इधर वस्तु रखेंगे तो वस्तु हमेशा इधर रखा जाएगा, तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक लिया जाएगा। अगला सवाल है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर साहब कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेगा? ये करेगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल। हजामत बनाने के लिए, बताइए हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाना हो, चूल छटाना हो, कुछ भी करना हो, तो कौन सा दर्पण इस्तेमाल कीजिएगा? अवतल दर्पण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आइए क्या है? सोलर कुकर, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण? सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला। सर्च लाइट की परावर्तक सतह में भी, इसमें भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। सर्च लाइट जानते हैं, गाड़ी के आगे लगाता है सर्च लाइट, बगल में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा? तो बताया था आपको, छोटा प्रतिबिंब किसमें बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये गोला है, गोलीय दर्पण नहीं, गोला से, गोलीय दर्पण क्या होता है? गोला का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए हम इसके बाहर के भाग को रंगते हैं तो बनता है कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण बनता है? अवतल दर्पण बनता है। और अवतल दर्पण की जो वृत्ताकार सीमा है, ये गोल वाला सीमा है, इसका जो व्यास होता है, इसी व्यास को हम क्या बोलते हैं? इसी व्यास को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये बात अभी हम जस्ट जाने थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। तो ऋणात्मक वाला आंसर नहीं होगा, अपना धनात्मक वाला आंसर होगा। तो दिया हुआ है कि फोकस दूरी जो होती है एफ बराबर होता है, एफ बराबर r/2 होता है, अभी फॉर्मूला हम लोग जाने थे। और r दिया है 32, 32 का आधा कितना होगा? 32 का आधा होगा 16। तो आंसर आएगा अपना 16 सेंटीमीटर, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर सी में। सवाल यह है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, कोई बिंब है, कोई वस्तु है, उसका आवर्धन यानी m बराबर दिया है
भी, माइनस यानी निगेटिव में। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है, ये बात आपको याद रखना होगा कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, और यही आवर्धन जब क्या होता है, प्लस में होता है, तो ये बनता है आभासी एवं सीधा। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करेगा, बताइए। दंत विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर जो दांत के होते हैं, वो मरीजों की देखभाल के लिए, दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब रखा हुआ है, तो आवर्धन क्या होगा। आवर्धन m बराबर सूत्र होता है, m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस भी बट्टे यू होता है, समझे, माइनस भी बट्टा में यू। तो माइनस, देखिएगा यहां पर दिया है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब, यानी यू का मान दिया है 5, यू का मान कितना दिया है 5, और भी का मान यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बस प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए, ये कटेगा 5 छक 30 यानी कि -6 अपना आंसर आएगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कैसा है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो सीधा बनेगा तो ये बनेगा समतल में, नहीं तो उत्तल में, या तो समतल या तो उत्तल अपना आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, सोचिए। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में भी जस्ट जाने थे, हेडलाइट में कौन सा होगा, अवतल दर्पण का इस्तेमाल होगा। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है। साइड मिरर मतलब क्या, पीछे देखने के लिए, बताइए पीछे देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाएगा। पीछे देखना हो तो पीछे देखने के लिए करेंगे किस दर्पण का इस्तेमाल, उत्तल दर्पण का, तो आंसर रहेगा अपना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, सोचिए दर्पण सूत्र कौन सा है, बताइए। दर्पण सूत्र आता है 1/v + 1/u = 1/f, यही है दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधा रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मान लीजिए मैंने बनाया ये दर्पण, ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण है, और ये मान लीजिए ध्रुव है यहाँ पर, और ये मान लीजिए यहाँ पर फोकस इधर वक्रता केंद्र है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे प्रधान अक्ष नहीं तो मुख्य अक्ष। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सवाल है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा। गोलीय दर्पण कैसा होगा, देखिए फोकस दूरी प्लस में, तो ये बात आपको पता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जब प्लस में होगा तो ये उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। ये अवतल दर्पण मान लीजिए, ये मान लीजिए प्रधान अक्ष यहाँ बनेगा, ये मान लीजिए कि इधर की दूरी क्या होती है, एक्स अक्ष डैश, और ये एक्स, तो एक्स डैश वाला क्या होता है, माइनस में होता है ना, इसीलिए फोकस इधर बनेगा, तो फोकस किस में आएगा, माइनस में आएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है, सोचिए, उत्तल दर्पण बनता है आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये, समान आकार का बनेगा, तो समान आकार का कहां बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और वस्तु से बराबर आकार का बनता है। अगला सवाल, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो बनता है सीधा बनता है और उल्टा, सीधा बनता है, सॉरी सीधा बनता है और छोटा बनता है, छोटा मतलब हरासित, हरासित मतलब क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब होता है। तो इस तरह से हम लोगों का 36 सवाल कंप्लीट होता है।
जितने भी सवाल थे सभी के सभी अति महत्वपूर्ण सवाल थे। इन सारे सवाल का एक बार रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसी में से आपको एग्जाम में देखने के लिए